अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 चैप्टर 3 का, जो कि है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछला पार्ट देखा होगा। उसमें जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था एलोस्टेरिक इफेक्टर, तो अभी मैं उन एलोस्टेरिक इफेक्टर को वन बाय वन इन दी बेसिस ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वो पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों ने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा था वो ऑक्सीजन की बेसिस पर स्टार्ट करते हैं या पीएच की बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। इसमें अब क्या शो कर रहे हैं, पीएच और ऑक्सीजन। बेसिकली पीएच मतलब सारे कर तो एक ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं ना। जब पीएच हमारी डिक्रीज हो जाएगी और हमारी जो ऑक्सीजन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, तो एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन के लिए वैसे डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है स्टीप बढ़ जाएगा, वरना हमारा सिग्मोइड का जो हमारा स्टीप था वो इतना नहीं था। तो अब हम लोग नॉर्मल जो है वो स्टीप इतना नहीं था, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन देखो जल्दी रिलीज हो जाएगी। थोड़ा सा फ़र्क आया, मतलब इतना फ़र्क आया तो इसने ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी, लेकिन जो नॉर्मल था उसके लिए कितना प्रेशर कम करना, इतना फ़र्क आता, इतना डेल्टा फ़र्क आता, तो फिर हम लोग कहते हैं कि भाई हाँ इसने रिलीज़ की है। लेकिन यहाँ पर कम हो गया है तो इतना सा वो रिलीज़ करेगी तो हमारी ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी। तो ये हेल्प किस में करते हैं, अनलोडिंग में हेल्प करते हैं। मैं पहले जैसे कि पहले बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा दिखाया हुआ है कि हमारा जो है कौन सा मॉलिक्यूल बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो था वो अटैच कहाँ पर होता है। नेगेटिव मैंने बताया था, हिस्टिडीन यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, उनके साथ आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर एट द सेंटर मैंने कहा था कि अटैच होगा। बेसिकली बीटा, वो मैंने कहा था कि बीटा ग्लोबिन में ज़्यादातर अटैच होती हैं चीज़ें, तो ये बीटा में देखो अटैच हो रहे हैं, लेकिन एट द सेंटर, चारों के सेंटर पर हो रहा है। उसके बाद आते हैं K2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट का क्या रोल प्ले है इन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में, या क्या इसका जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में क्या रोल प्ले करता है। नॉर्मली मैंने बताया था कि नॉर्मली भी ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल ब्लड में कितना 5 वो मिली मोल पर लीटर प्रेजेंट होता है, और ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देता है। लेकिन अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड वाले के में देखें, जिसमें ये बढ़ जाता है, कितना बढ़ गया है, यहाँ पर 3 मिली मोल पर लीटर बढ़ गया है, और टोटल कितना हो गया 8। तो इसमें क्या है कि मतलब उसने फिर भी देखो काफ़ी, वरना तो ये कम हो जाता, लेकिन फिर भी उसने बैलेंस करने की कोशिश की है और तकरीबन नॉर्मल के करीब करीब ही ले आया है। किसको, क्योंकि एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन को डिक्रीज कर देता है, तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी ट्रांसफ्यूज होती जाती है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि जब ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, जब ये होगा ही नहीं, तो जब ये नहीं होगा तो इधर तो एफिनिटी कम हुई है ना, ज़्यादा हुआ है, एफिनिटी कम हुई है। यहाँ एफिनिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये नॉर्मल पर है, जब ज़ीरो हो जाएगा एफिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने बताया ये भी तकरीबन हाइपरबोलिक कर्व देता है कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, उसी की तरह ये जब हम लोग कह रहे हैं ट्रांसफ्यूजन ब्लड में ज़ीरो हो जाता है, इसकी जो है डिप्लीशन हो जाती है, तो ये देखें कि हमारा जो है ऑक्सीजन टाइटली बाइंड हो जाएगा और रिलीज़ ही नहीं करेगा, हाइपरबोलिक कर्व में चले जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी देखो यही फंक्शन हुआ है। नॉर्मली जो है हमारा सिग्मोइड कर्व है, लेकिन हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड ने किया क्या है कि हमारे जो है वो हाइपरबोलिक कर्व दे दिया है, और अभी ये रिलीज़ ही नहीं कर रहा ऑक्सीजन को, बाउंड हो गया पक्का। तो ये हमारे इनके रोल प्ले हैं ऑक्सीजन के लिए, कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग या कैसे बाइंडिंग करवानी है या नहीं करवानी, इनको हम लोग कहते हैं एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। उसके बाद हमारा अभी टॉपिक शुरू होता है माइनर हीमोग्लोबिन्स। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने मेजर, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने शुरू पहले पार्ट में बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो काफ़ी टाइप्स की है, लेकिन मेजरली 90% तकरीबन हमें जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है वो पाई जाती है हीमोग्लोबिन ए। और ये पीछे जो हम लोगों ने सारे फंक्शन पढ़े हैं ये हीमोग्लोबिन ए के थे। मतलब फंक्शन तो उनमें भी सेम होंगे, लेकिन जैसे अभी एक टाइप है हीमोग्लोबिन एफ, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन ए के मुताबिक। क्यों होगी ज़्यादा, वो भी हम लोग रीज़न भी पढ़ेंगे। मतलब फंक्शन तो सेम चीज़ें ही होंगी, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी, उनके साथ रिलेशन है वो हाई हैं या लो होंगे, वो चेंज होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं माइनर हीमोग्लोबिन कौन कौन से हैं और कौन क्यों बनती हैं, किस एरिया में बनती हैं, किन किन चीज़ों से बनी हुई हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने याद करना है कि जो हीमोग्लोबिन ए है वो सबसे मेजरली हमारे प्रेजेंट होती है, जो कि 2 अल्फ़ा 2 बीटा में से बनी हुई होती हैं। लेकिन जो माइनर हैं वो भी इन्हीं जैसी होती हैं, लाइक 2 अल्फ़ा हैं या अल्फ़ा लाइक से बनी हुई होंगी, थोड़ी मतलब अल्फ़ा जैसी होंगी लेकिन अल्फ़ा लाइक। उसके बाद 2 बीटा हैं
अगर बीटा नहीं है प्रेजेंट तो उसकी बीटा लाइक पॉलीपेप्टाइड्स होंगी। तो उन हेमोग्लोबिन में आ जाता है हेमोग्लोबिन एफ, जो कि फीटल लाइफ, मतलब जब हमारा बच्चा बन रहा होता है माँ के पेट के अंदर, तब हमारी जो हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रही होती है हेमोग्लोबिन एफ। उसके बाद हेमोग्लोबिन A2, हेमोग्लोबिन A2 हमारे एडल्ट में भी प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी थोड़ी बनती है, लेकिन मेजरली जो होती है वो मतलब वैसे भी एडल्ट में प्रेजेंट होती है। कितनी प्रेजेंट होती है वो हम लोग पढ़ेंगे, 2 to 3% प्रेजेंट होती है इन एडल्ट्स में। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन ए से तो काफ़ी ज़्यादा कम प्रेजेंट होती है ना, देखो। उसके बाद हेमोग्लोबिन ए जो कि नॉर्मल है, वो भी काफ़ी दफ़ा मॉडिफाई हो जाती है। ये हम लोग अभी मैं जिसकी अभी बात करने लगा हूँ वो हेमोग्लोबिन ए ही है, लेकिन मॉडिफाई हुई भी है। बाकी सब में तो चेन्स भी डिफरेंट है ना, लेकिन इसमें चेन डिफरेंट नहीं होंगी, चेन अल्फा बीटा से यही होंगी। फ़र्क क्या होगा कि इसमें ग्लूकोज जुड़ा हुआ होगा, हेक्सोज। तो उसके बाद वो भी पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में एक एक के बारे में। तो हेमोग्लोबिन ए जो है आल्सो बिकम मॉडिफाइड बाय कोवेलेंट एडिशन ऑफ हेक्सोज, उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, हेमोग्लोबिन A1C। उसको हम इस हेमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन A1C। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर बनती हैं और कैसे बनती हैं। अब पहला है फीटल हेमोग्लोबिन। अभी फीटल हेमोग्लोबिन हम लोगों ने पढ़ी थी, मैंने ऊपर भी बताया, हेमोग्लोबिन एफ जो है वो फीटल हेमोग्लोबिन है। तो अभी ये भी टेट्रामर है, ये बनी हुई होती है 2 अल्फा चैन, मतलब अल्फा लाइक नहीं, इसमें अल्फा चैन ही प्रेजेंट है, जो कि आइडेंटिकल्स टू हेमोग्लोबिन ए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, सेम उसी जैसी होंगी। +2 ये जो है गामा, इसको हम लोग गामा चैन्स, मैं तो गामा ही पढ़ता हूँ पता नहीं, तो गामा चैन्स, तो अभी इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 अल्फा टू गामा चैन। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, जो गामा चैन है वो बीटा ग्लोबिन जीन फैमिली, मतलब उसी की जीन फैमिली में से बने हुए हैं। मैंने कहा था ना, या वो बीटा लाइक होंगे या वो अल्फा लाइक होंगे। तो जो फीटल हेमोग्लोबिन है उसमें जो हमारा गामा चैन है वो बीटा ग्लोबिन जीन फैमिली में से ही बना हुआ है, मतलब बीटा लाइक होगा। तो बिल्कुल बीटा नहीं होगा क्योंकि उस फैमिली में से है, तो थोड़ा सेम होगा, लेकिन सेम वो कन्फर्मेशन नहीं होगी अमाइनो एसिड की। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हेमोग्लोबिन एफ जो है सिंथेसिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड या फीटल डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट मंथ आफ्टर कंसेप्शन। फर्स्ट मंथ आफ्टर कंसेप्शन में जो हेमोग्लोबिन बनता है उसे हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन गोवर 1। हेमोग्लोबिन गोवर 1 जो है वो किससे बना हुआ होता है, वो एफ से भी अभी चेंज है, वो बना हुआ आता है 2 अल्फा लाइक, मैंने कहा था यहाँ अल्फा लाइक होगा या बीटा, अल्फा लाइक जीटा चैन्स और 2 बीटा लाइक एलिप्सॉन चैन। एलिप्सॉन की आप वो जो है सिंबल चेक कर लें और जीटा की चेक कर लें, गौर कीजिएगा, काफ़ी दफ़ा सिंबल देके भी पूछ लेते हैं। तो और बनेगा क्या हमारा जीटा 2 लिप्सॉन 2, जो कि हम लोग क्या, जिसको हम लोग कौन सा हेमोग्लोबिन कहते हैं, हेमोग्लोबिन गोवर 1। और ये किस में बनता है, फर्स्ट मंथ आफ्टर द कंसेप्शन बनता है किसमें, एम्ब्रियोनिक यॉक सैक। आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा कि एम्ब्रियोलॉनिक यॉक सैक क्या है, बस आप इतना पढ़े कि एम्ब्रियो का एक पार्ट है कि एम्ब्रियो में बनता है, कि आप सोच लें कि फर्स्ट मंथ कितना एम्ब्रियो होता है, उसमें से ये जो है हेमोग्लोबिन वो हमारा ये वाला बनेगा गोवर 1। उसके बाद हमारा 5th वीक ऑफ गेस्टेशन से जो है वो हमारी जो ग्लोबिन साइट्स वो लिवर में शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद बोन मैरो में भी हो जाती है। बोन मैरो मतलब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट स्प्लीन, देन लिवर, देन उसके बाद हमारा बोन मैरो है, तो तब लिवर में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिवर जो है वो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बना रहा होता है, वो हमारा हेमोग्लोबिन एफ बना रहा होता है। इसका मतलब जो स्प्लीन है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो जो है वो हमारी कौन सी बना रही थी, वो गोवर 1 बना रही थी। अब जो हेमोग्लोबिन एफ बनना स्टार्ट हो गया, ये जो है ना फीटस में बहुत ज़्यादा, मतलब फीटस में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन न्यू बॉर्न मतलब जो फीटस हमारा माँ के पेट के अंदर बन रहा होता है उसमें तो तकरीबन होता ही हेमोग्लोबिन एफ है, क्योंकि वहाँ पर हेमोग्लोबिन ए की सिंथेसिस नहीं हो रही होती। लेकिन जब बच्चा वो हो जाता है, वो क्या कहते हैं उसको, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है या पैदा होने वाले के थोड़ा मंथ पहले, तकरीबन 8th मंथ, तो उसमें क्या होता है 60% हीमोग्लोबिन जो है हमारी फिटल लाइफ की वो कौन सी होती है, HbF। टोटल हीमोग्लोबिन जो है उसका 60% क्या होगा, हेमोग्लोबिन एफ होगा। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन ए जो है वो बोन मैरो में बनना स्टार्ट होती है अबाउट 8 मंथ।
8th मंथ में बनना स्टार्ट होती है, देख लो। फिर मतलब पहले तो सारी हेमोग्लोबिन तकरीबन एफ होगी, बाद में जो ड्यूरिंग मतलब जैसे ही बच्चा वो होता है, डिलीवर होता है, तो उसके बाद तकरीबन 60 उसमें एफ होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो एफ है वो ए हेमोग्लोबिन ए में कन्वर्ट होती जाएगी। तो उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि अब नॉर्मली ये तो हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया ऐसे कन्वर्ट होती है, लेकिन एडल्ट्स में भी कुछ जो है ना वो हमारी हेमोग्लोबिन एफ प्रेजेंट होगी। अब वो कितनी होती है, वो लेस देन 2% होती है। लेस देन 2% हेमोग्लोबिन एफ हमारे एडल्ट्स में प्रेजेंट होती है। और किस सेल्स में प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है एफ सेल्स में। लेस देन 2% जो हेमोग्लोबिन है वो हमारे एडल्ट्स के आरबीसीज में भी मिलती है। आरबीसीज को क्या कहते हैं, एफ सेल। उसका स्पेशल एक नाम दिया गया है, एफ सेल। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि 2,3 बॉस्फो, मैंने बताया था कि दोनों की जो है वो एफ जो है हायर इफिनिटी के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करेगी, और जो हेमोग्लोबिन ए है वो लो इफिनिटी के साथ। तो वो इसी के बारे में बताया हुआ है। वो किसकी वजह से हो रहा है, वो कौन सी वजह से हो रहा है, वो 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरीन की वजह से हो रहा है। क्यों भाई, फॉस्फोग्लिसरीन तो इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, लेकिन आगे हम लोग रीज़न पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में हेमोग्लोबिन एफ जो है हायर इफिनिटी रखती है ऑक्सीजन के लिए, जबकि हेमोग्लोबिन ए जो है उससे कम रखती है। क्यों है, क्योंकि बाइंडिंग ऑफ 2,3 बीपीजी जो है या 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरीन है, उसकी जो बाइंडिंग है वो हेमोग्लोबिन ए के साथ स्ट्रांगली होगी और हेमोग्लोबिन एफ के साथ वीकली होगी। ये क्यों वीकली होगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी 2,3 बॉस्फोग्लिसरीन थी वो किसके साथ अटैच हो रही थी, 2 बीटा चैन्स के साथ। अब हम लोगों ने एफ में पढ़ा कि इसमें तो सिर्फ बीटा चैन है ही नहीं, इसमें तो गामा चैन्स हैं। तो अब जो गामा ग्लोबिन है वो उसमें जो हमारे पॉजिटिव चार्ज थे जो कि वो कम है। अब वो जब हैं ही कम, तो हमारे जो नेगेटिव चार्ज हैं इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए वीक बॉन्ड बनेगी। जब वीक बॉन्ड बनेगी तो हमारा जो है इफिनिटी भी ऑक्सीजन मतलब ये जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा हमारी इफिनिटी कम होगी, लेकिन ये कम वीक है तो इसकी इफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए हम लोग फिर हम लोग ये भी इसीलिए कहते हैं कि रिजल्ट हायर इफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एफ रिलेटिव टू हेमोग्लोबिन ए। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग दोनों से, क्योंकि अब इनके पास चैन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, दोनों से जो भी उसके पास जो वीक लगा हुआ था, उसके पास जो स्ट्रांगली चिपका हुआ था, दोनों से उनका जो 2,3 फॉस्फोग्लिसरीटाइन है, ग्लिसरीन कंपाउंड है, वो छीन लें, दोनों को खाली कर दें, सिर्फ इनकी आपस में देखें कि इनकी कैसी इफिनिटी है, तो वो इफिनिटी सिमिलर होगी। मतलब दोनों की इफिनिटी नॉर्मल है, वैसे नॉर्मली नॉर्मल है, लेकिन जब वीक और स्ट्रॉन्ग ऑफ बॉन्डिंग ऑफ 2,3 फॉस्फोग्लिसरीन आयन की वजह से, कंपाउंड की वजह से इनकी इफिनिटी चेंज हो जाती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसकी एक वो फ़ायदा भी होता है कि हम लोगों ने पढ़ा था फीटस में ज़्यादातर जो होता है हेमोग्लोबिन एफ होता है, तो हेमोग्लोबिन एफ की इफिनिटी ज़्यादा है। तो अभी माँ, क्योंकि शुरू में ऑक्सीजन जो है वो माँ के पेट में ऑक्सीजन जो है माँ से ही आ रही होती है फीटस में, तो यहाँ पर बताया गया है जो हेमोग्लोबिन एफ की इफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए, वो इसमें हेल्प करती है कि मैटरनल मतलब मदर की सर्कुलेशन में से प्लेसेंटा में से ऑक्सीजन वो क्रॉस करके आनी होती है, तो ये हेल्प करता है, हाई इफिनिटी है इसलिए खींचने में, ऑक्सीजन खींचने में मदर के प्लेसेंटा से हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन A2 क्या है, इसमें क्या होता है, ये माइनर कंपोनेंट है नॉर्मल एडल्ट हेमोग्लोबिन का, और शॉर्टली बिफोर बर्थ से ये स्टार्ट होता है, तो मतलब थोड़ा फीटल लाइफ में भी आ गया। ये पेयर कहाँ से होता है, शॉर्टली बिफोर बर्थ से स्टार्ट होता है, और माइनर जो है वो एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है। माइनर कितना, लेस देन 2%, मतलब लेस देन ही अप्रोक्सीमेटली 2%। लेस देन 2% कौन सा था, हेमोग्लोबिन एफ। ये जो है अप्रोक्स 2% या 2 to 3% हम लोग कह देते हैं हेमोग्लोबिन, जो टोटल हेमोग्लोबिन है एडल्ट में, वो कौन सी होगी, वो हेमोग्लोबिन A2 टाइप होगी। इसमें क्या होता है, 2 अल्फा चैन होते हैं, और बीटा चैन्स की जगह पर क्या होता है, मैंने कहा था ना जहाँ भी ज़्यादातर गड़बड़ होती है वो बीटा चैन्स के साथ ही होती है, सिवाय ये कि जब बीटा चैन और अल्फा चैन दोनों ने चेंज होना हो तब अल्फा चैन भी चेंज होती है। लेकिन जहाँ पर एक का सवाल आ जाए, मतलब दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, तो तब बेचारी कुर्बानी कौन देती है, बीटा चैन ही देती है। तो यहाँ पर भी देखो बीटा चैन ही चेंज हुई है, यहाँ पर वो हेमोग्लोबिन एफ में भी बीटा चैन ही चेंज हुई है, लेकिन ये है कि गोवर 1 में दोनों ने चेंज होना था, इसीलिए बेचारी अल्फा भी हो गई है। तो यहाँ पर कुर्बानी दी है इसने, और किस में चेंज हो गई है, वो चेंज हो गई है, इसको हम लोग सिग्मा ग्लोबिन, मैं पता नहीं
आप लोग क्या पढ़ते हैं, सिग्मा ग्लोबिन चेन बन जाती है। आप इसकी निशानियाँ याद रखें, काफ़ी दफ़ा निशानियाँ देके पूछ लेते हैं, जो कि 2 to 3% मिलती है, ये क्वांटिटी भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं, मैंने बताया था कि मॉडिफिकेशन होती है किसकी, जब हेक्सोस जुड़ता है हमारे हेमोग्लोबिन ए के साथ और क्या बना देता है, हेमोग्लोबिन A1C का मॉलिक्यूल बना देता है। हेमोग्लोबिन अब उसमें क्या लिखा हुआ है कि नॉन एंजाइमेटिकली, जब कोई एंजाइम एक्ट नहीं करता हेमोग्लोबिन के ऊपर, फिर भी जो उसके साथ ग्लूकोज अटैच हो जाए, हम लोगों ने पढ़ा है एंजाइम के, जब एंजाइम नहीं होते तो हमारे रिएक्शन स्लो होते हैं, तो ये रिएक्शन, ये तो आप सोच लें नॉन एंजाइमेटिकली है तो स्लो होगा। स्लोली क्या होगा, हमारा जो ग्लूकोज, इसमें 2 टाइप ऑफ हेक्सोस जुड़ सकते हैं। हेक्सोस भी तो काफ़ी किस्मों के होते हैं, एक होता है ग्लैक्टोज, ज़्यादातर जुड़ सकता है, या हमारा ग्लूकोज जुड़ सकता है। तो ये जब ये दोनों जब जुड़ेंगे, नॉन एंजाइमेटिकली जुड़ेंगे, आहिस्ता जुड़ेंगे, तो तब हमारा क्या बन जाएगा, हेमोग्लोबिन A1C बन जाएगा। और इनकी जो एक्सटेंट है जुड़ने की, मतलब तेज़ी है, मतलब कितनी तेज़ ये जुड़ेंगे, तो वो कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्लाज्मा में, अगर ग्लूकोज या वो ग्लैक्टोज जो है वो हमारे प्लाज्मा में ज़्यादा है, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है ना हेमोग्लोबिन ए जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है, तो अगर वो ज़्यादा है हमारा ग्लूकोज या ये, तो आसानी से चिपक जाएंगे। लेकिन अगर है ही कम, तो उनकी अपनी नीड है भाई, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज होना है और एनर्जी देनी है, तो तब इतना ये रिएक्शन से तेज़ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग जब, वैसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलेशन कहते हैं ना, जब हमारे एंजाइम के ज़रिए जब हमारा ग्लूकोज जो है एंजाइम के ज़रिए किसी मॉलिक्यूल के साथ चिपकता है, लेकिन ये नॉन एंजाइमेटिकली है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकेशन। इसमें ग्लाइकोलेशन नहीं, ग्लाइकेशन होती है। ग्लाइकेशन जो है वो डिपेंड करती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ हेक्सोस। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट अबंडेंट फ्रॉम ग्लाइकोलेटेड हेमोग्लोबिन इज हेमोग्लोबिन AC, मतलब जो हेमोग्लोबिन ज़्यादातर वो होती है हमारी ग्लाइकोलेटेड होती है, वो उसमें से सबसे ज़्यादा मेजरली जो है वो हेमोग्लोबिन A1C टाइप है। उसके बाद हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, मैंने यहाँ पर भी पढ़ा था, ज़्यादातर चक्कर होते हैं वो बेचारे बीटा चैन के साथ ही होते हैं। यहाँ पर भी एन टर्मिनल अमाइनो ग्रुप वाला जो टर्मिनल है, अमाइन वाला जो टर्मिनल है, उधर जो है वेलाइन एक वो होगा हमारा अमाइनो एसिड, उस पर आके चिपक जाएगी, लेकिन किसके पे, बीटा चैन पर। और ये ज़्यादातर ये होगा किस में, ये होगा हमारा डायबिटीज़ मेलिटस में। हम लोगों ने वैसे ही पढ़ा है, डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है, हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो इसीलिए ग्लाइकेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हेमोग्लोबिन A1C बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, बीटा ग्लोबिन चैन पर, बीटा ग्लोबिन चैन के वे लाइन पर। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि हेमोग्लोबिन क्या है, उनके एलोस्टेरिक फैक्टर क्या हैं, हर चीज़ पढ़ ली। और उसके बाद हम लोगों ने अभी टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं जो ग्लोबिन हमारी प्रोटीन बनती है उसकी जो जीन है, मतलब जीन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था कि सेम जीन में से ताल्लुक़ रखते हैं, लाइक जो हमारा जो बीटा चेन्स दूसरे हेमोग्लोबिन में यूज़ हो रही होती हैं। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं जीन फैमिलीज़ 2 किस्म की होती हैं, और जो जीन अल्ट्रेशन हैं वो जेनेटिक अल्ट्रेशन जो हैं वो हमारी स्ट्रक्चर और साइंथिस ऑफ वो डिज़ीज़, मतलब ज़रूरी है कि हम लोग डिज़ीज़ के लिए, जब हम लोग डिज़ीज़ पढ़ते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को जेनेटिक अल्ट्रेशन पता हो, साइंथिस ऑफ हेमोग्लोबिन, स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन पता हो, तो हम लोग पता लगाएंगे ना नॉर्मल ये है और एबनॉर्मल ये है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कि जो फैमिलीज़ हैं जीन्स की जो हमारी बनाती हैं चेन्स, वो 2 किस्मों की हैं। वो 2 किस्मों की कौन सी हैं, वो है अल्फ़ा जीन फैमिली और दूसरी है बीटा जीन फैमिली। अल्फ़ा जीन फैमिली जो है, अल्फ़ा या अल्फ़ा लाइक जो बनाएगी प्रोटीन या ग्लोबिन्स, वो जो है अल्फ़ा जीन फैमिली में आती हैं। अब इसमें जो है जो अल्फ़ा जीन प्रेजेंट होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, 16 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं। और अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा लाइक नहीं, सिर्फ अल्फ़ा के लिए 2 जीन्स प्रेजेंट होती हैं न, एक जीन को कहते हैं A1 अल्फ़ा 1 जीन और दूसरे को कहते हैं अल्फ़ा 2 जीन। मतलब 2 जीन किसके लिए प्रेजेंट हुई, अल्फ़ा ग्लोबिन के लिए। अल्फ़ा 1 जीन और अल्फ़ा 2 जीन किसके लिए प्रेजेंट हैं, सिर्फ अल्फ़ा ग्लोबिन के लिए। उसके बाद हम लोगों ने एक और भी पढ़ी थी जो अल्फ़ा लाइक है, वो क्या है हमारे पास, ज़ीटा। अब जो ज़ीटा चैन के लिए हमारे पास जो होगी जीन, वो उसको हम लोग कहेंगे ज़ीटा जीन।
जीटा जीन और जो कि अर्ली डेवलपमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, गोवर 1 में बनती हैं। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी ग्लोबिन्स भी होती हैं जो कि ना इनसे मिलती, मतलब ग्लोबिन लाइक जीन्स होती हैं और जो कि प्रोटीन भी इनसे मिलती जुलती बनाती हैं, लेकिन वो जीन्स इनसे जो मिलती जुलती हैं वो बेसिकली होती ग्लोबिन्स नहीं हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, सीडो जीन्स। सीडो जीन्स कहेंगे उनको, जो कि एक्सप्रेस भी नहीं हो पाती और होती थोड़ी थोड़ी इन जैसी हैं, ग्लोबिन लाइक जीन्स होती हैं, तो उसको हम लोग सीडो जीन्स कहेंगे। और अब लोगों ने पढ़ लिया कि 2 अल्फ़ा जीन्स कौन सी हैं, एक है अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स होती हैं 1 और A2, और एक जीटा प्रेजेंट होती है। उसके बाद आते हैं बीटा जीन फैमिली। बीटा जीन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, एक तो जो बीटा ग्लोबिन को बनाता है उसमें 2 जीन्स थी, लेकिन इसमें बेचारी के पास, मैंने जैसे पहले ही बताया था, गरीब है बेचारी, हर किसी के साथ एक्सचेंज भी हो जाती है, इस बेचारी के लिए सिर्फ एक जीन प्रेजेंट होगी। एक जीन को क्या कहेंगे, बीटा जीन कहेंगे। उसके बाद इसके जो चेंज हो रही है बीटा लाइक, वो कौन सी थी, एक इलिप्सॉन थी, उसके लिए हम लोगों के पास होगी इलिप्सॉन जीन। उसके बाद हम लोग कहते हैं दूसरी है हमारे पास वो गामा जीन जो है वो 2 टाइप की है। उसमें हम लोगों ने अल्फ़ा जीन 2 टाइप की पढ़ी थी, इसमें हम लोग गामा जीन 2 टाइप की पढ़ेंगे। वो कौन सी है, जी गामा और ए गामा, जो कि किस में, ये मतलब गामा यूज़ किस में हुई थी, HbF में, हेमोग्लोबिन F में यूज़ हुई थी। उसके बाद आते हैं सिग्मा, एक जो सिग्मा जीन होगी वो जो है A2 में थी, वो भी बीटा फैमिली से बिलोंग करती है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ी, एक जीन बीटा ग्लोबिन के लिए होगी बीटा जीन, एक लिप्सॉन जीन, 2 ग्लोबिन वो गामा जीन, और एक जो है वो होगी हमारे पास सिग्मा जीन। अब ये नीचे फिगर्स में समझाया हुआ है। ये आ गई हमारे पास जो है जीटा जीन, ये अल्फ़ा 2 जीन, ये अल्फ़ा 1 जीन, ये है अल्फ़ा जीन फैमिली, क्रोमोसोम 1 की जीन्स, क्रोमोसोम 16 की जीन्स, जो कि वो जैसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ा जीन फैमिली। तो इसके लिए उसके बाद नीचे जो है ये है बीटा जीन फैमिली, जो कि 11 क्रोमोसोम है। उस पर कौन कौन सी इलिप्सॉन होगी, 2 जो है हमारे पास गामा जीन्स होगी, जी गामा, ए गामा। उसके बाद हमारे पास सिग्मा होगी और हमारे पास बीटा की एक जीन होगी। बीटा की 2, मतलब बीटा 2 मिलके और एक गामा 1, एक अल्फ़ा 1 और एक अल्फ़ा 2 मिलके हेमोग्लोबिन A बनाते हैं। उसके बाद एक अल्फ़ा 1 मिलके, एक अल्फ़ा 2 मिलके और 2 सिग्मा मिलके हेमोग्लोबिन A2 बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक अल्फ़ा 1 मिलके, एक अल्फ़ा 2 मिलके और बीटा साइड से एक ए गामा मिलके और जी गामा मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास हेमोग्लोबिन F बनाते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं 2 लिप्सॉन मिलके और 2 जीटा मिलके आपस में क्या बनाते हैं, HB गोवर 1। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेप्स क्या हैं। अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पास, मतलब ये हम लोग जीन जो पढ़े हैं तकरीबन इसी से मैसेंजर RNA बनेगा ना, मैसेंजर RNA तक बन गया, लेकिन अब मैसेंजर RNA प्रॉपर कैसे बन रहा है, आगे वो ट्रांसलेशन में जाता है कैसे, वो पूरा प्रोसेस जो है वो है स्टेप्स इन दी ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो है वो न्यूक्लियस ऑफ RBC प्रिकर्सर में होगी। RBC प्रिकर्सर में क्यों होगी भाई, RBC में क्यों नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था भाई, न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ मेच्योर्ड RBC के पास होता है, हम लोगों ने FSC में भी ये बात पढ़ चुकी हैं। तो RBC वैसे अनइक्युलेटेड होता है, इसीलिए प्रिकर्सर ऑफ RBCs में ही बनना शुरू हो जाएगी एक्सप्रेशन ऑफ ग्लोबिन जीन। उसके बाद DNA सीक्वेंस जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होगी, ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA। उसके बाद हम लोग कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA जो है वो हमारा बनेगा, सबसे पहले जो हमारा है मैसेंजर RNA का वो प्रिकर्सर बनेगा, लेकिन प्रिकर्सर RNA में एक गड़बड़ होगी। प्रिकर्सर RNA है जो है वो सिंपली एक कॉपी होगी किसकी, DNA की, एक स्ट्रैंड की, लेकिन उसमें तो ऐसे भी कुछ जीन्स होंगी ना जो कि इंट्रॉन टाइप होंगी, जो कि काम नहीं करेंगी, नॉन कोडिंग है, जो कि एक्सप्रेशन में काम नहीं आएंगी। तो इसीलिए उनको बीच में से निकालना है। उनको जब निकालेंगे तो बाकी जो काम वाली जीन है उनको हम लोग कहते हैं एक्सोन। तो जब उनको निकालेंगे, एक्सोन को आपस में मिलाएंगे, तो हमारे लिए एक मैच्योर मैसेंजर RNA बन जाएगा, जो कि साइटोसोल में जाएगा। और जैसे कि हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस में वो राइबोसोमल RNA पे जाके अटैच हो गए, और उसके बाद वो कौन सा तीसरा RNA, tRNA, वो जो है हमारे वो
ट्रिपलेट ऑफ उसको लाएगा, एक हमारा वो लाएगा ना, अमीनो एसिड लाएगा, और ट्रिपलेट ऑफ नॉन कोडिंग पे बना हुआ होगा, जेनेटिक कोडोन के डी कोडोन पर बना हुआ होगा ट्रिपलेट, तो वो उससे डी कोडोन होके वो बनते जाएंगे हमारे प्रोटीन्स जो कि होंगे ग्लोबिन चेन। और वो उसकी जो है वो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं पिछले वो जो अगले चैप्टर्स में इसकी समरी दी हुई है, लेकिन अभी हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पर फिगर दी हुई है बहुत अच्छी। अब समझो ये अल्फ़ा और बीटा जीन है, ठीक है। तो अभी बीच में जो इंट्रॉन है ये काम की नहीं है। जैसे हम लोगों ने पीछे भी फैमिली में पढ़ी थी, तो वो जीन हर जगह पर, वो डीएनए पूरा दिखाया हुआ था, क्रोमोसोम दिखाया हुआ था, हर जगह पर थोड़ी थी जीन्स, कहीं कहीं पर थी ना। जो बीच वाला हिस्सा है उसको तो निकालना है ना। ये तो ये जो है ये हमारा है वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये इसमें ट्रांसक्रिप्ट हो गया, सेम उसकी कॉपी ट्रांसक्रिप्शन हुई। लेकिन ये मैसेंजर आरएनए का प्रिकर्सर बना, क्योंकि इंट्रॉन बीच में है, इंट्रॉन को ऐसे निकाल दिया, आपस में अटैच कर दिया, तो पूरा एक वो हमारी एक्सोन की एक कंटिन्यूस जो है वो लाइन बन गई, जिसको हम लोग मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो न्यूक्लियस से साइटोसोल में आएगा और ट्रांसलेशन के जरिए ग्लोबिन चेन्स बनाएगा। उसके बीच में आगे हीम ग्रुप जुड़ेगा और हीमोग्लोबिन बन जाएगा। हीम ग्रुप सिंथेसिस हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। मैं जो इससे आगे चैप्टर करवाऊँगा उसमें हम लोग हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन, उसकी हीम की फॉर्मेशन, उसकी डिग्रेडेशन करेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है इधर ही, और हीमोग्लोबिन और जो पैथीज जो हैं वो इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।